हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम नितेश कुमार, पीजीटी इकोनॉमिक्स, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इकोजोन प्लेटफॉर्म पे। सो हम लोग आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं यूट्यूब के इस चैनल पे। बट आज हम लोग एक्चुअली यूनिट टेस्ट थर्ड के लिए जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे 11th क्लास के स्टूडेंट से, तो आज हम लोग उसका आंसर्स देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं। सो हम लोग चलते हैं सीधा उस क्वेश्चन पे जो गूगल फॉर्म के रूप में पूछे गए थे। सो यहाँ पे आपके बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, आपके नाम, क्लास, रोल नंबर, वो सब एंट्री करना होता। उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। दो नंबर के 12 ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये सब थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आंसर्स थे 2, और एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग था जो कि 6 नंबर का था। 2 6 नंबर का क्वेश्चन था और एक शॉर्ट क्वेश्चन था। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास वो है कि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज इंटरसेक्ट वन अनदर, दिस स्टेटमेंट इज। ये जो स्टेटमेंट है कि इंडिफरेंस कर्व्स होता, जो कि बतलाता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जिससे यूटिलिटी हमको सेम मिलता, तो जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जो इंडिफरेंस कर्व होता है, या एक ही इंडिविजुअल्स का अगर डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व है तो वो लिखा हुआ है कि वो ऑलवेज इंटरसेक्ट वन अनदर, वो हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि एक दूसरे को कट करते हुए निकलता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व का कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट वन अनदर, इवन कि एक दूसरे पे टेंजेंट भी नहीं बनाता। ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व हमेशा सेपरेट होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, now let's go to the second question. For finding maximum concentration of items to be occurred, अगर कोई सैंपल हम कलेक्ट किए, कोई डाटा कलेक्शन हम किए, सो फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ आइटम्स, ठीक है, उसमें मैक्सिमम कंसेंट्रेशन की कोई वैल्यूज, कौन सा वैल्यू है वो ज़्यादा बार आया, ठीक है, 2 ज़्यादा बार आया, 3 ज़्यादा बार आया, या 4, विच वेरिएबल्स केम फॉर द मैक्सिमम टाइम। ये इस तरह का डिस्कशन हम लोग इसके लिए हम लोग क्या मेजर करते हैं। सो फॉर डैट वी यूज मोड, क्योंकि मोड हमेशा क्या बतलाता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हम जब कोई डाटा कलेक्ट करते, जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं, तो उसमें जो जिसका सबसे ज़्यादा, जिस वेरिएबल का, जिस वैल्यूज का सबसे ज़्यादा बार कंसेंट्रेशन होता, ज़्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होता है, डैट इज कॉल्ड मोड। ये तो मोड का सीधा आपका जो उसका डिफिनीशन था वो दे दिया गया था। Now let's go to the third question. The shape of budget line is. बजट लाइन का शेप कैसा होता है? So you all know बजट लाइन कैसा होता है, वो डिमांड कर्व की तरह, जो डिमांड लॉ में जो हमारा डिमांड कर्व बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता। ठीक है, वो अलग बात है कि वो स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, बट वो जो लाइन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो यू शेप या इन्वर्टेड यू शेप या एस शेप ऐसा नहीं होता। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बजट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि इंडिविजुअल्स का जो उसका इनकम होता है, उस इनकम में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को वो कितना परचेज कर सकता है, वही वो बजट लाइन शो करता है। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ IIP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIP? तो ये इंडेक्स का जो हमारा चैप्टर जो हम लोग डिस्कस किए थे, जो सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो बुक है 11th क्लास की, उसमें आप IIP का फुल फॉर्म लोग डिस्कस किए थे कि उसका क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पहला ऑप्शन क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्राइस नहीं, इंडेक्स ऑफ इनपुट प्राइस नहीं, इंडेक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ऐसा कुछ नहीं है। सो द आंसर फॉर दिस IIP इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ देर इज एक 4 नंबर का ये बिल्कुल शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने थे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, यूटिलिटी इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होता है, हम लोग जो कंज्यूमर बिहेवियर जो हम लोग चैप्टर्स पढ़े, उसके अंदर 2-3 चैप्टर्स आते, उसके अंदर एक टर्म आता है यूटिलिटी का। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह आप पढ़े थे। ठीक है, तो
इसमें क्या होता है कि अगर आप सिर्फ 3 वर्ड में बोले कि इसका आंसर क्या हो सकता है, व्हाट इज यूटिलिटी, ठीक है, तो उसका आंसर होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है, वो जो एक सेटिस्फैक्शन जिससे मिलता, हम जब कोई चीज़ का कंजम्पशन करते हैं, वी गेट सम सेटिस्फैक्शन, दैट सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। जब हम उसको मेजर करते हैं यूटिल्स में, जो कि हम लोग मेजर करते हैं, जब कार्डिनल यूटिलिटी की बात आती है, वी मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। सो वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है, सेटिस्फाइंग जो हमारा इच्छा है, अगर वो सेटिस्फैक्शन जब उसको मिलता है, सो दैट पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। इस वस्तु का यूटिलिटी बहुत हाई है, इसका मतलब कि मेरा जो सेटिस्फैक्शन है उसको एक मैक्सिमम लेवल तक ये सेटिस्फाई कर सकता है इस गुड्स के कंजम्पशन से। सो यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर। इसी को आपको और एलिबोरेट करना है, सो यू कैन ऐड कि आफ्टर कंज्यूमिंग एनी गुड्स वी गेट सम सेटिस्फैक्शन, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, और यू कैन ऐड 1-2 more line, okay. So that's why I just limited maximum 20 words, okay, because you can write about utility anything, but you have to be a specific, what does it mean, okay. So this was utility. What is the definition of utility? Now we have the word statistics, okay, seems to have been derived from Latin word, okay. So statistics have been derived from the Latin word, and that is a status, okay. There is a word that is a status, okay. So Latin word से ये जो आपका derive हुआ है, statistics words different अलग अलग source से आया है, ठीक है, but जो Latin word से आया है that is a status, okay. उसके बाद there is height and weight are example of discrete variable और continuous variable, ठीक है. सो हाइट एंड वेट, ठीक है, हाइट और वेट क्या होता है, तो हम लोग बात किए थे कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स में क्या होता है कि जो वैल्यूज है वो 1 इंटीजर से सेकेंड इंटीजर पे जाता, बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स 2 इंटीजर्स के बीच की भी वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं. सो नाउ इन केस ऑफ हाइट एंड वेट, हाइट क्या होता, 5 फीट, देन 6 फीट, देन 7 फीट, ऐसा होता नहीं. 5 फीट, देन 5 फीट 1 इंच, देन 5 फीट 1 इंच, देन सेंटीमीटर, देन क्या होता है कि 5 और 6 के बीच में डिफरेंट अदर हाइट मेजरमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है. इन द सेम इन द वेट, वजन में क्या होता, 40 kg, then 41, then 41.5, then 41.56, then 41.567 and it goes to infinity. So ये क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि 2 इंटीजर्स के बीच में भी हम बहुत सारे वैल्यूज को डिराइव कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई हाइट एंड वेट आर एग्जांपल ऑफ continuous variable, okay, it's continuous variable. Now there is one question that's remaining, this one, which of the following is true regarding questionnaire. हम लोगों ने questionnaire का different features हम लोगों ने study किया था. So the first option is it should be long. No, questionnaire should not be long. It should not be a specific. It's very wrong because questionnaire should be a specific. So we have to find the true option. So this is false statement. It should have difficult words. A questionnaire should never have a difficult words, okay, क्योंकि फिर लोग आंसर्स आपको नहीं देंगे. आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, they will not respond because they will not understand. If they will not understand, how will they respond to your question? So it should not have a difficult words. Now the last option is it should be simple. Yes, the questionnaire should be simple. Simple means what? The statement should be clear. The statement should be precise. आप जो questions पूछ रहे हैं वो बिल्कुल clear cut होना चाहिए कि आप क्या question पूछना चाह रहे हैं. Okay, so this is the question. Now we have question number 9. Which of the following is correct in case of normal goods? In case of normal goods, which of the following is correct? Indifference curve slopes upward from left to right. Indifference curve slope upward from right to left. Indifference curve slopes downward from right to left, or indifference curve slopes downward from left to राइट. सो आप नॉर्मल गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व जब आप देखे होंगे तो देखे होंगे कि वो ऊपर से नीचे की ओर आती है और लेफ्ट से राइट की तरफ जाता. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लास्ट वन, एंड दैट इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो नीचे की ओर आता ऑन इंडिफरेंस कर्व. नाउ शेप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट.
मार्जिनल प्रोडक्ट का शेप कैसा होता है, ठीक। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे, जब लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे तो देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट का शेप कैसा होता है। बट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इन्वर्टेड यू शेप। इन्वर्टेड यू शेप, ठीक है, मतलब उल्टा यू शेप होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड 11th क्वेश्चन, that is the shape of short run average variable cost. What is the shape of short run average variable cost? That is U shape. U shape होता है, ठीक है। हम लोग शॉर्ट रन में क्या देखे थे, U shape, और लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, that is इन्वेलप हो जाता है, ठीक है। वो जितने भी शॉर्ट टर्म में जो एवरेज टोटल कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, उन सभी का एडिशन हो जाता है। दैट्स व्हाई इन द लॉन्ग रन इट इज कॉल्ड इन्वेलप शेप, बट इन शॉर्ट रन इट्स U shape, ठीक है। शॉर्ट रन में कैसा होता है, U shape होता है। Now question number 12, which of the following is are factor of production? The first one is land, labor, capital, enterprise, all of the above. So factor of production ये चारों होते हैं, land, labor, capital and enterprise. So the answer for this question is all of the above. Okay, and this is very simple question that you can solve at any time. Now decrease in temperature and increase in demand for woolen cloth इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस तरह का कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, या दोनों हो सकता है, या नन ऑफ द एबव। सो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस में लिख दिया था डिक्रीज एंड इंक्रीज, ये दो अलग अलग डायरेक्शन है, एक तरफ घट रहा है, दूसरा तरफ बढ़ रहा है। इस केस में यहाँ पे क्या हो गया आपका नेगेटिव कोरिलेशन। जब दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करें, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये था आपका कि हमने इसको सिंपल कर दिया था क्वेश्चंस को, यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज लिख के। इवन हम अगर सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर और डिमांड फॉर वूलन क्लॉथ, वो क्या एग्जांपल है, ये डिक्रीज और इंक्रीज को यहाँ से हम हटा देते तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता, बट हमने उसको मेंशन कर दिया था ताकि आप उसको सिंपली बना सके। बट आप इस तरह से इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे 14th नंबर क्वेश्चन डाला था कि आप और ऐसे एग्जाम्पल सोचिए, क्योंकि ये पॉजिटिव कोरिलेशन निगेटिव कोरिलेशन समटाइम आप उल्टा समझ लेते। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स लिखने थे, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों ने देखा मैंने कि उन्होंने लिखा है कि प्राइस और डिमांड क्या है, निगेटिव है। प्राइस इंक्रीज करता तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज करता। फिर है वहीं पे आइसक्रीम का जो डिमांड है और टेम्परेचर है, ठीक है, इसमें कैसा कोरिलेशन हो सकता है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, तो डिमांड फॉर आइसक्रीम्स क्या होता है, इंक्रीज करता, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, डिमांड ऑफ आइसक्रीम एंड this one temperature increase, so both are moving in the same direction. If one is increasing, other one is also increasing, so that is पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको 5 पॉजिटिव और निगेटिव का कोरिलेशन का एग्जांपल्स लिखने थे, सिंपली शॉर्ट में आपको लिखना था, आप लोगों ने बेहतर लिखा है। द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यूजिंग ग्राफ, ठीक है। और इसके लिए मैंने वर्ड लिमिट लिखा था 200 वर्ड्स, ताकि आप उसको प्रिसाइजली जो भी आप समझे हैं क्लास में, मेरा एक ही रहता कि आप जो समझे हैं चीज़ों को, आपको लगता है कि आप अपने लैंग्वेज में कैसे चीज़ों को लिख सकते हैं, आप उसको प्रिसाइजली आप जो समझे हैं, जो डिफरेंट स्टेजेज है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, जो कि हम देख लेते हैं कि उसमें एक्चुअली क्या लिखना था। सो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ग्राफ मैंने डिस्कस भी किया था, क्लासरूम में भी किया था, और इस पर बहुत 2-3 बार मैंने बात किया था। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर मैंने इस पे नोट्स अपना रेडी कर लिया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला 6 नंबर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट रन में, चूंकि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जिसको हम लोग रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं, कि फैक्टर के चेंज होने से जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ये जो ग्राफ दिखा रहा है ना, ये इस टाइप का, ये क्या है, टोटल प्रोडक्ट है, और ये नीचे क्या होता है, वेरिएबल इनपुट है। तो इस वेरिएबल इनपुट में चेंज करने से मेरा टोटल आउटपुट ये कैसे चेंज कर रहा है, यही आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। तो ये ग्राफ आपको बनाने थे, प्लस ये स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के बारे में लिखना था। जिसमें क्या लिखना था कि स्टेज 1 में जैसे जैसे हम इनपुट्स को बढ़ाते हैं, वेरिएबल इनपुट्स को, जो मेरा टोटल आउटपुट है या टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। देन अगेन इन स्टेज 2 व्हेन वी इंक्रीज the variable input, the total product increases with decreasing rate. Then again we reach to a maximum point from where if we increase the variable input, our total product got declines. वो क्या करता है, डिक्लाइन करने लगता है। ये सब बातों को लिखना था। इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको एक नीचे में दिख रहा होगा, इसी से रिलेटेड है ये दोनों चीजें। जो भी एक क्वेश्चन आपको आया था ये वाला, मार्जिनल प्रोडक्ट का शेप कैसा होता है, आप देखोगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा है, इन्वर्टेड यू शेप है, पहले ऊपर गया देन इट केम डाउन। तो आपको ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करके इन सब के बारे में आपको
बस लिखना था, जो भी आप समझे थे, जो भी क्लास में आप जो भी बातें समझ में आई थी आपको, वो आपको सिर्फ मेंशन करना था कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, जहाँ पर जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट से खत्म होके इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट स्टार्ट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बाई एक्सिस पे टोटल आउटपुट शो करते, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल इनपुट शो करते। तो ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना था और सिंपली जो आपका नॉलेज है कि जहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होता है वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने थे 200 वर्ड्स में। जो भी आप डायग्राम में दिख रहा है वही आपको बस पेज में लाइन के रूप में लिखना था और ये डायग्राम को ड्रॉ करना था। सो ये सारे क्वेश्चंस थे सिंपली जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया, जो भी आपको लगा। सो ये सारा है। यहाँ पे तो ये निगेटिव कोरिलेशन आंसर होगा कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और जो डिमांड होने को इंक्रीज होता है तो ये हो गया निगेटिव कोरिलेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने देखा, इसको आप लोगों ने बनाया बेहतर तरीके से। सो यही था इसमें ओवरऑल जो हमें देखना था, पढ़ना था। ओके, सो ओके देन, टेक केयर, गुड बाय, ओके।